नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नरेंद्र चौहान जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इस जुड़ाव के लिए आपका मैं हार्दिक धन्यवादी हूँ। दूसरे तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े उनका भी मैं धन्यवाद दूँ जी। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। महेश सेमवाल जी, आपका भी स्वागत है। नरेंद्र जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सुनील शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। विशेष विश्लेषण करेंगे। आज एक बड़ा फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है। लेकिन इस फैसले के साथ साथ हम उन तमाम चीज़ों का भी आज एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे जो पिछले 73 दिन में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने लिए हैं। वो फैसले क्या हैं क्या नहीं, आपको याद होगा जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो सत्ता खोने की मूर्छा में बीजेपी ने एक भविष्यवाणी करी थी कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ये उन्होंने कहा था कि फिर उसके बाद जब कैबिनेट के गठन में थोड़ा देर हुई तब भी ये कहा गया कि मुख्यमंत्री तो बन गए, कैबिनेट नहीं बन रही है। तो इन्हीं चीज़ों का जो है विश्लेषण करेंगे। अगर आप पिछले 73 दिन की सुक्खू की कार्यप्रणाली को देखें, सीएम सुक्खू की कार्यप्रणाली को, तो वो टेस्ट मैच की तरह खेल रहे हैं। क्रिकेटर हैं वो अच्छे, उनकी टीम में जयराम ठाकुर भी खेलते रहे हैं। जब बीजेपी ने जो है बाइकआउट कर दिया था सत्ता पक्ष के साथ मैच का, तो मुझे अच्छी तरह से याद है जयराम ठाकुर उनकी टीम से खेल लिए थे परली तरफ से, क्योंकि क्रिकेट के वो भी शौकीन थे। तो उस टीम के कैप्टन सुक्खू थे और सिटिंग कैप्टन जो थे वो नॉन प्लेइंग कैप्टन वीरभद्र सिंह थे। ये तब की बात है। खैर, सुक्खू जो है बिल्कुल स्लो जरूर खेल रहे हैं। आपको लगेगा कि एकदम से त्वरित कोई फैसला नहीं हो रहा, स्लो जरूर खेल रहे हैं, लेकिन जो है सही खेल रहे हैं। और सही खेलना ही मायने रखता है, क्योंकि शुरू में अगर आप आपाधापी में कुछ शॉट्स खेलते हैं तो वो उल्टे भी पड़ जाते हैं। सुक्खू चतुर सुजान है, लंबे समय का उनके पास संगठन का अनुभव है। एनएसवाई 10 साल, यूथ कांग्रेस 10 साल, कांग्रेस 10 साल, और अब उनके समर्थकों ने नारा दिया है कि यहाँ भी कम से कम लगातार 10 साल। खैर, बाकी चीज़ें तो जनता के पास है, लेकिन जो हम विश्लेषण कर पा रहे हैं उनके फैसलों का, अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे सधे हुए कदमों से वो आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी फर्मली बढ़ रहे हैं। आप उनके देखिए, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री की शपथ उनके साथ हुई, उसके बाद उन्होंने लंबा समय लिया। कैबिनेट आज बनेगी, कल बनेगी, सेशन से पहले बनेगी, लेकिन उन्होंने वो सेशन में भी बिना कैबिनेट के गए। बड़ा दम चाहिए। पहली बार हुआ हिमाचल प्रदेश में ऐसा कि नई सरकार बनी हो और पहले ही सेशन में सिर्फ 2 लोग हों, एक मंत्री और एक मुख्यमंत्री, और एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी मुख्यमंत्री, और बाकी मंत्री थे ही नहीं। लेकिन सुक्खू ने ये इतिहास रचा। बाद में उन्होंने कैबिनेट भी बनाई, उसको लेकर भी कई चीज़ें हुई, इफ्स एंड बट्स हुई, लेकिन वो आराम से अपना काम करते गए। पहले ही दिन शपथ लेने के बाद उन्होंने जो तेवर दिखाए वो थे निराश्रितों और अनाथों की सेवा के। उन्होंने सुखाश्रय कोष की न सिर्फ स्थापना करी, बल्कि सभी एमएलएज को, कांग्रेस के एमएलएज को डायरेक्ट किया कि अपनी 1-1 लाख रुपए जो है वो अपनी जेब से इस कोष में देंगे। मामला सेट हो गया। उसके बाद कुछ और इस तरह के काम हुए जो चर्चा में आ गए कि सुक्खू जो है आम आदमी की, और ख़ास तौर से जो अंतिम आदमी लाइन में खड़ा है, उसकी सुनते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़े, तमाम आरोप उन पे लगते रहे। कार्यालय उन्होंने डी नोटिफाई कर दिए सारे। उन्होंने कहा कि देखेंगे। अभी उन डी नोटिफाई में से कितने खुलने हैं कितने नहीं खुलने हैं इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। वो डी नोटिफाई हो गए हैं, उसको लेकर बहुत हो हल्ला मचा, लेकिन सुक्खू टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी बीच में जो हमने आपको उस समय भी ब्रेक करके बताया था कि 11 को उन्होंने शपथ ली थी, 14 तारीख को उन्होंने जो है एक आदेश दे दिया था गुपचुप बिजनेस डिपार्टमेंट को कि कर्मचारी चयन आयोग में बहुत गड़बड़ है। और उसको आप देखिए, उनको शंका थी कि गड़बड़ है, और वो शंका निर्मूल साबित नहीं हुई। 22 दिसंबर को रंगे हाथों वहाँ पे एक महिला कर्मचारी जो थी वो पेपर बेचने के पैसे लेते हुए पकड़ी गई। 24 को सुक्खू ने पूरे के पूरे कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड करके एसआईटी बिठा दी। 2 महीने का ऐलान किया गया कि 60 दिन के भीतर व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी और तब तक ये सस्पेंड रहेगा। अब शोर मचना शुरू हो गया था, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे। इसी बीच में दूसरा विवाद आ गया, तीसरा आ गया, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, पूरा समय उन्होंने लिया। 146 पेज की जो हमारे पास सूचना है, 146 पेज की फॉरेंसिक की रिपोर्ट है। किसने कब कहाँ किसको कितने बजे कितने समय तक वो है, कितने मिनट कितने तक फ़ोन किया,
किसकी ट्रांजैक्शन किसके नाम से किस खाते में हुई, ये सारी चीज़ें विजिलेंस ने जब खंगाली तो इनका साथ के साथ ही सत्यापन भी करवाया गया फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने लंबी चौड़ी जो है उनको एक रिपोर्ट दी, उस पर भी उन्होंने त्वरित हिस्सा नहीं लिया। ये रिपोर्ट तब आ गई थी जब वो 4, 5, 6 तारीख का उनका दौरा था नदौन का, तो नदौन में ये उनको रिपोर्ट जो है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट द्वारा सौंप दी गई थी। हमें भी लगा, क्योंकि हमारे सामने कुछ घटनाएं हुई तो हमें लगा कि बस 1-2 दिन में कार्रवाई होने वाली, लेकिन सुक्खू ने फिर समय लिया। वो जल्दबाजी में नहीं थे। दरअसल उनके बारे में जो हम समझ पाए हैं अब तक, लंबा हमारा उनसे भी राब्ता रहा है पत्रकारिता के दौरान शिमला में, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो एक्ट करने में विश्वास करते हैं और उसको ही उन्होंने अपना यहाँ सूत्र वाक्य बनाया। रिएक्ट नहीं करना है, एक्ट करना है। वो चुपचाप एक्ट करते गए। अब जबकि पिछले कल विजिलेंस ने पहला चालान पेश कर दिया तब, और उधर जो है 58 दिन हो गए थे, 2 दिन बाद जो है वो 60 दिन हो जाने थे, तो उनको इस चीज़ का भान था कि जो बच्चे हैं जो नौकरी चाह रहे हैं उनके लिए उनको कोई अल्टरनेट देना है। तो आज उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये आयोग, कर्मचारी चयन आयोग भंग किया जाता है और इसकी तमाम जो व्यवस्था है, चाहे वो अभी प्रोसेस में है, कुछ पेपर या रिजल्ट निकले हैं उनके, वो तमाम व्यवस्था जो है वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग देखेगा। अब इसके 2 लाभ हुए हैं। जिन लोगों को लग रहा था कि देर हो जाएगी तो कहीं ओवरेज ना हो जाए, नौकरियों का क्या होगा, और उनके बहाने जो विरोधी तंज कस रहे थे उनको भी उन्होंने जवाब दे दिया। एक तीर से उन्होंने 2 निशाने कर दिए। जो लोग जेन्युइन थे उनको राहत मिल गई और जो अनजेन्युइन होकर महज आलोचना के लिए आलोचना कर रहे थे उनका भी मुंह सिल गया। मुंह इस कदर सिला हुआ है कि उसकी भी आपको जानकारी देंगे। बीजेपी ने क्या कहा है इस पर वो आपको बताएंगे। आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पर बीजेपी की आई है, लेकिन आम लोगों की प्रतिक्रिया हम दिन भर से ले रहे हैं। हमने पोल भी डाला था। आम लोग इस बात से खुश हैं कि हाँ, भ्रष्टाचार के अड्डे को बंद करना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये हम सबको परेशान करता है। भ्रष्टाचार से हम आप सब लोग त्रस्त हैं। हमारी दिक्कत लोगों की ये है कि जो हमको तंग ना करे हम उसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं रखते, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी को तंग करता है तो उसे वो रखता है भ्रष्टाचार की श्रेणी में। जैसे पेपर खरीदने वालों को लगा कि हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पैसे हम ले लेंगे, लेकिन सुक्खू ने खुलासा किया कि 3 साल से पेपर बिक रहे थे, 3 साल से, और 3 साल से कोई कार्रवाई ही नहीं थी। हालांकि उनसे जब ये पूछा गया कि आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा होगा, तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। वो चुप उस सवाल को ही खा गए। उन्होंने कोई रिएक्शन उस पर नहीं दिया। कोई और होता तो कह देता कि हाँ जी ये तो फलानी पार्टी का ही काम था, लेकिन कहने की जरूरत क्या है। दिख तो सबको रहा है ना कि 3 साल किसकी सरकार थी पहले। अगर 3 साल से पेपर बिक रहे थे और वो ऑन रिकॉर्ड उसकी जांच में ये साबित हो गया है, तो सरकार किसकी थी। अगर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें, तब भी ये क्या कम है कि 3 साल तक आंखें ही मूंद रहे। जो चीज सुक्खू ने 3 दिन में देख ली, जो चीज सुक्खू के कहने पर विजिलेंस ने 3 दिन में पकड़ ली, वो 3 साल पहले भी पकड़ी जा सकती थी। उसमें कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी थी। ऐसा नहीं है कि सुखविंदर सुक्खू ने जो है खुद पार्टी बन के पेपर खरीदा या उनके पास कोई आया। उनको शक था, उन्होंने कहा कि भैया मुझे शक है, इसको खंगालो। खंगाला तो पहले ही ऊपर तैरा हुआ था मामला, सामने आ गया और परतें खुलती गई और इतनी खुली कि अंततोगत्वा अब जो है ये भ्रष्टाचार का अड्डा बंद हो गया। तमाम कर्मचारियों को जो है वो सरप्लस पूल में डाल दिया गया। उनसे पूछा गया कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। आने वाले समय में कुछ और चालान पेश होंगे, कुछ और गिरफ्तारियां होगी, ये भी उन्होंने किया। लेकिन बहुत समय लेकर उन्होंने सटीकता से किया। एकदम से करते तो निश्चित तौर से गलत जब आप कोई चीज़ एकदम करते हैं ना तो गलती का चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन पूरी तसल्ली से उन्होंने किया, क्योंकि वो जानते थे कि मामला एक तो उनके जिले का है, मामला बेरोजगारों की हितों से भी जुड़ा हुआ है। घपला वहां हुआ था तो जेन्युइन लोगों को नौकरी भी वहीं से मिलनी है, इसलिए संस्थान को एकदम से बंद करने का भी कोई लाभ नहीं होता। कई लोग अवसाद में चले जाते हैं, इसलिए उन्होंने समय लिया और उन्होंने देखा कि क्या व्यवस्था हो सकती है। और फिर उनको लगा कि नहीं, जो लोक सेवा आयोग बाकी ये परीक्षाएं करवा रहा है वही ये करवा सकता है। अब इसके 2 लाभ हो गए। व्यवस्था बनी बनाई मिल गई, आपाधापी में नहीं करना पड़ा कुछ, और दूसरा जो फजूल खर्ची यहां पे होती थी वो बंद हो गई। दोनों ही चीज़ों की जरूरत है, व्यवस्थाएं भी बनानी है और पैसा भी कम खर्च हो। एक बड़ा संस्थान है, उस पर हम करोड़ों खर्चते हैं,
अगर वो 4, 5, 6, 10, 12 परीक्षाएं और करवा देगा तो उसमें क्या दिक्कत है जी? तो ये है जी, ये मामला है। दूसरा देखिए, और देखिए, उसी 3 दिन बाद 11 तारीख को शपथ होती है, 14 तारीख को 2 बड़े कारखाने बंद हो जाते हैं। कई इफ्स एंड बट्स आते हैं, कई चर्चाएं उठती हैं कि ये इसलिए हो गए, वो हो गए, कांग्रेस के ऊपर जो है ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। इसका कोई सबूत नहीं है कि बीजेपी ने बंद करवाए। अडानी को नुकसान हो रहा था, उसने बंद किए, लेकिन वहां भी अगर एकदम से रिएक्ट करते तो क्या रिएक्शन होता? कोई कार्रवाई कर देते कंपनी पे। उसका क्या मतलब होता? उसका मतलब होता कि बाकी निवेशक जो हैं उनके मन में चली जाती कि यार वहां तो सरकार, अगर हम जरा से घाटे में आके कोई फैसला लेंगे तो वहां सरकार हम पे उल्टा कार्रवाई कर देगी, निवेशक आने से रुक जाते। जो श्रेयस्कर नहीं होता, हमारे हित में नहीं होता, हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं होता, इसलिए उन्होंने वहां भी समय लिया। बीच में बीजेपी के बड़बोले अध्यक्ष, अब मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि 2 दिन में, बड़बोले शब्द का इस्तेमाल कर, उन्होंने कहा कि 2 दिन में हम चुटकियों में इसको हल कर देंगे। उसके बाद भी महीना लग गया, लेकिन अंत तो गतवा सुक्खू ने उसको हल करवा लिया, उनको सफलता मिली। उन्होंने समय लिया और उधर उसी बीच अडानी का समय खराब हो गया, चीजें जुड़ गई और उसमें जो है वो अपने जो ट्रक ऑपरेटर थे हमारे हजारों, उनके हित को बचाने में कामयाब हो गया। हालांकि ट्रक ऑपरेटर्स को नई व्यवस्था के तहत 41 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नुकसान उस नुकसान के मुकाबले कुछ भी नहीं है कि तालाबंदी ही चल लगी रहती। आज से काम शुरू हो गया, MOU बन गया वहां पे एक, उसको अप्रूवल मिल गया, बकायदा आज से ढुलाई शुरू हो गई है। इस पर भी बड़ी टीका टिप्पणियां हुई। वही कह रहा हूं कि महज आलोचना के लिए आलोचना करना सही नहीं होता। इस पर भी बड़ी टीका टिप्पणियां हुई कि सुक्खू के बस का नहीं है, लेकिन सुक्खू ने कर दिखाया कि उसके बस का है। 16-17 दौर की बातचीत हुई, भले ही कोई और होता तो क्रैक हो जाता, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा और वो आज में सफल हुए हैं। और इसको भी, इस फैसले को भी लेकर उनको साधुवाद दिया जाना चाहिए, ये उनका बनता है। क्योंकि देखिए, सरकार सीधे तौर पे कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। लीज रद्द कर देना, ये कर देना, उससे कोई लाभ भी नहीं होने वाला था। अगर रद्द ही करना होता तो बंद तो पहले ही था। मकसद तो उसको चालू करवाना था ताकि लोगों को रोजगार मिलता रहे। वो चालू हो गया है और सहमति बन गई है। अडानी जो 5, 5.5 या 6 रुपए के आसपास अटके हुए थे, वो आए हैं 9.5 और 10.5 पे आए हैं। ऑपरेटर्स को भी मैंने कहा कि 41 पैसे का नुकसान हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना तालाबंदी से हो जाता। तालाबंदी से तो किस्तें देने की दिक्कत आ जाती है। तो ये है जी। तो शमी धीमान जी को ज़्यादा दिक्कत है, उनको लगता है कि कोई परेशानी है। तो शमी धीमान जी, आपकी अपनी ग्रहण करने की क्षमता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अच्छा लग रहा है कि ना बिल्कुल ऐसे ही सही बात है। और दूसरा देखिए, मैं अभी आऊँगा, शमी धीमान जी को भी जवाब मिलेगा उस बयान से। तीसरा जो था, अब एक और बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, वो लिया है कि बिजली के जो स्मार्ट मीटर्स लगने थे, लगभग 14-15 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर्स लगने थे। उसका 3700 करोड़ रुपए का टेंडर था मीटर खरीदने का, और उनको इंस्टॉल करने पे 3700 करोड़ रुपए खर्च होने थे। उसको भी सरकार ने रद्द कर दिया है, 3700 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि ये एक फजूल खर्ची बन गई थी। खासतौर से अगर सरकार को 300 यूनिट प्रति उपभोक्ता जो है प्रति माह फ्री देनी है, तो फिर इन स्मार्ट मीटर्स का कोई तुक नहीं रह जाता। ये स्मार्ट मीटर छोटी मोटी बिजली की चोरी को जो है वो और उसको रोकने के लिए जो है वो थी। तो अब उसकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि 300 यूनिट तक फ्री है, तो फिर कोई चोरी भी क्यों करेगा? चोरी बेचारा वही करता है जिसके पास पैसे कम है। तो ये है जी। तो ये जो स्थिति है वो उन्होंने इसको भी बंद कर दिया, और ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि बिजली बोर्ड 1800 करोड़ रुपए के घाटे में है। अभी 3700 करोड़ रुपए का टेंडर, अगर ये फजूल का टेंडर था जिस तरह जिसको कहा जा रहा है, और स्मार्ट मीटर को लेकर कई उपभोक्ताओं को जहां लगे हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, वहां से बहुत दिक्कतें आ रही थी कि ये जो है ये उल्टा लूट का काम है। तो इसको भी जो है वो उन्होंने आज बंद कर लिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे विश्लेषण में, उन चीज़ों को भी करना पड़ेगा कि सियासी रूप से बहुत सी टिप्पणियां हुई इन पर, लेकिन वो चुप्पी बनाए रखे। अपनी पार्टी के भीतर भी टिप्पणियां हुई कि अगर वो जीत गए होते तो वो मुख्यमंत्री होते, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उन्होंने
चुप से मीटर लग गए हैं। मनोज जी ठीक कह रहे हैं, कुछ जगह लग गए हैं, लेकिन जहां नहीं लगे हैं, सब जो पूरे प्रदेश में नहीं लगे थे, 14.5 लाख के आसपास लगने थे, वो टेंडर रद्द हो गया है। जो पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लगे हैं वो ठीक है, अब वो भी मुझे लगता है कि वापस हो जाएंगे, उनका अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 मीटर जो सामान्य मीटर है, जब रीडिंग ही करनी है 300 यूनिट तक आपने फ्री देना है और सिर्फ रीडिंग करनी है आपने, तो फिर 500 रुपये वाले मीटर से काम चलता है, तो आपको 10,000 रुपये जो है वो उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये है, लेकिन अभी ये ठीक है, सदे हुए निर्णय थे, लेकिन कुछ चीजें जल्दी जल्दी भी करनी होगी, कुछ चीजें जल्दी जल्दी करनी होगी, क्योंकि राज्य पे जो बोझ है पैसे का वो बहुत ज्यादा है, कर्ज का, और इसमें कुछ शुरुआतें घर से भी करनी होगी। एमएलए के कुछ अननेसेसरी ड्यू जो उनको एडवांटेज मिलते हैं वो बंद करने होंगे। मसलन 15,000 रुपया प्रति महीना उनको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल भत्ता मिलता है। भैया किस चीज़ के लिए? 500 रुपये का अगर रिचार्ज करवा लें तो ख़त्म नहीं होता, अपन दुनिया जान की फिल्म देख लो आप, महीने में ख़त्म नहीं होता। उनको जो है वो करना पड़ेगा वापस। कंस्टिट्यूंसी फंड पे भी थोड़ा कट लगाना पड़ेगा, अपनी ही कंस्टिट्यूंसी में घूमने के लिए, अपने ही लोगों से मिलने के लिए 90,000 रुपये महाशय को मिलते हैं, मान्यों को मिलते हैं। मुझे लगता है कि वो तो सेवा के लिए आते, तनख्वाह के लिए नहीं आते, तो उस पर भी देखना पड़ेगा। बाकी चीज़ों के भी हो रही हैं, लेकिन अभी इसी बीच में प्रतिक्रिया आ रही है, और प्रतिक्रिया बीजेपी की जो आई है उसको मैं पढ़ाता हूँ। बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रिया है। बीजेपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को निलंबन के बाद भंग कर दिया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। इससे लाखों युवाओं के रोजगार का एक अवसर भी फिलहाल लंबे समय तक बंद हो गया है, जबकि ऐसा है नहीं। उन्होंने कह दिया कि तुरंत प्रभाव से जिनका प्रोसेस चला हुआ है उनके रिजल्ट जो है लोक सेवा आयोग जारी करेगा और अगली भर्तियां करेगा। उन्होंने कहा कि ये तो वही बात होगी कि बीमारी का इलाज तो किया नहीं, बीमार का कर दिया। अब ये बीच भी बीमार है तो उसका इलाज ही कहेंगे, उस बीमार के इलाज का मतलब ये होता है कि बीमारी इलाज कर दी, तो ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि चयन आयोग को सुधारने का काम करना चाहिए था। अरे 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 भैया, क्यों कर दिया भैया आपने भंग? उसको सुधारते। यहाँ ये चीज़ों को देखिए, आपने कितना सुधारा? आप चोरी नहीं पकड़ पाए 3 साल में, यही तो कह रहे हैं हम लोग, जिसकी दिक्कत हो रही है इनको पीछे थोड़े दो चार उनके समर्थक होंगे। तो आपने कितना सुधारा, ये बड़ा सवाल है। और दिलचस्प ढंग से शायद मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कश्यप जी को कि उनके कार्यकाल की भर्तियां एक भी कंप्लीशन को नहीं पहुंची हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिच जो है उनमें जो है आ गई है, और वो जो लोग जिन्होंने टेस्ट भी क्लियर करते, सब कुछ क्लियर करता, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। मैं आग्रह करूंगा इस मौजूदा सरकार से कि अपने एडवोकेट जनरल साहब को वो इस मुद्दे पे भी लगाया कि जो भर्तियां अदालतों में छोटे मोटे वजहों से फंसी हैं उनको रिलीज करवाया जाए, उनके रिजल्ट रिलीज करवाया जाए और उनको जल्दी जो है ओके किया जाए, ताकि जिन लोगों ने एग्जाम दे रखे हैं, दिन रात पढ़े हैं, लंबे समय से 817 वाले तो बेचारों को 5 साल हो गए, उनकी तो भर्ती ऐसी होगी कि वो बीरबल की खिचड़ी को भी मात कर गई, तो उन लोगों को भी राहत मिले उन लोगों को भी। तो ये है मामला। बाकी सबके ग्रहण करने की क्षमता है जी। गाय घास खा के दूध देती है, भुजंग जो है दूध पीकर भी विष उगलता है। तो जिसको जो ग्रहण करने की जिसकी वो क्षमता है उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी की रिएक्ट से कोई नहीं है। लेकिन अभी कुछ और चीज़ें होनी हैं जो मैं सरकार से आग्रह करूंगा। बजट आ रहा है, अभी देखिए सिंगल एजेंडा की मीटिंग हुई पिछली कैबिनेट की, एक उसमें कोई एजेंडा नहीं लिया गया, और ये भी पहली बार ही संभवतः हुआ कि कैबिनेट की मीटिंग में एजेंडा ही एक था। लेकिन इसके पीछे भी अब लग रहा है कि जिस तरह से स्लो चल रहे हैं, तो बजट क्योंकि आ रहा है तो बजट में सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। बजट में एनएचएम, चाहे वो आउटसोर्स वाले हैं, चाहे होमगार्ड्स वाले हैं जो स्थायी तर्ज पर जो है अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, चाहे वो जल रक्षक हैं, इन वर्गों का जो है विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से जो है ये मामले इनके फंसे हैं। एक जल रक्षक को 4500 रुपये मिलता है, 3 महीने से 4 महीने से मिला नहीं है, और कैसे गुजारा करेगा? एक एमएलए को प्रति माह 15,000 रुपये मोबाइल फोन का भत्ता मिल रहा है, और दूसरी ओर एक बेरोजगार को, मल्टीटास्क वर्कर को या जल रक्षक को 4500 रुपये दे रहे हैं आप महीने का, और वो भी 3-3 महीने बाद दे रहे हैं। ये नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी की ओर मैं
मौजूदा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान दिलवाना चाहूँगा, इसको दूर कीजिएगा। जैसे जैसे नाइंसाफ़ियाँ दूर की होती रहेंगी, निश्चित तौर से आपको साधुवाद मिलता रहेगा। अगर जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो फिर उस पर भी उंगली उठेगी और उससे जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मामले जो हैं इस तरह से होने चाहिए। आउटसोर्स की पॉलिसी को लेकर बड़ा हो हल्ला होता रहा जी, ये कमेटी बन गई, कमेटी ने बैठक कर ली, कुछ नहीं हुआ, वही ढाक के 3 पात। उस मामले में देखना होगा, हजारों लोग आउटसोर्स पे हैं। कंप्यूटर टीचर्स जो है एक अपने लिए स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं, वो फंसे हुए हैं। JMT BEd का मामला फंसा हुआ है। तमाम चीज़ें जो है ये फंसी हुई हैं। धीरे धीरे आप चले हैं, आपने अच्छे स्टेप लिए हैं, अच्छी बात है। अब थोड़ा स्पीड पकड़ लीजिए। सेट हो गए ना बैट्समैन सेट हो जाए तो क्या करता है, स्पीड पकड़ता है। एवरेज तो बनानी है ना पूरी, तो उस एवरेज को बनाइए और फिजूल खर्ची रोकने के लिए जो जो कदम उठाने पड़े वो करिए, चाहे फिर वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट ना हो। अभी देखिए बात आ गई कि उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया बंद करके। अभी देखिए जो कॉलेजेस की बात आई थी, 23 कॉलेजेस की जो लिस्ट आई थी, उनको लेकर भी यही फैलाया गया कि वो बंद हो गए हैं, जबकि बंद नहीं हुए हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि उनमें से 5 कॉलेजेस में तो किसी ने एडमिशन ही नहीं ली, ऑटोमेटिकली बंद। अगर जनता की पुरजोर मांग पर कॉलेज वो खोले गए थे तो उनमें एक भी एडमिशन नहीं आई। कम से कम जो मुख्यमंत्री के पास मांग लेके आया था उसी के घर का कोई बच्चा दाखिल हो जाता उसमें। जाहिर सी बात है वो सिर्फ वोट लुभाने का काम था और लोग भी उसको जानते थे कि भैया ये जाते जाते जो हो रहा है ये को पक्का काम नहीं हो रहा है, ये सिर्फ गौदान हो रहा है। और गौदान किस लिहाज से फलता है, कितना फलता है, ये आपने सियासत में तो कम से कम आपने देख ही लिया होगा। इसलिए उन 5 कॉलेजेस में एक भी एडमिशन नहीं होनी। रामपुर वाला, सिंगला वाला, वहाँ कसौली में नहीं हुई, वहाँ लंबलू में नहीं हुई। 5 कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन ही नहीं हुई, एक भी एडमिशन नहीं। सिर्फ 5 कॉलेजेस में, 23 में से सिर्फ 5 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां 50 से ऊपर एडमिशन हुई है और उसमें डलहौजी है जहां 200 से ऊपर हुई है। यह है मामला। तो कई मामले हैं अभी जो देखने होंगे सरकार को, खासतौर से 24 से 25 हजार, माफ कीजिए 24 से 25 साल हो गए जो सैकड़ों कंप्यूटर टीचर्स हैं वो आउटसोर्स कंपनियों के हाथों ही पिस रहे हैं, उन कंपनियों के हाथों पिस रहे हैं। कंपनी उनकी कमाई अपने लिए रख लेती है। इन चीज़ों को भी देखना होगा, उनको भी एक आपको प्रॉपर चैनल जो है उपलब्ध करवाना होगा ताकि उनकी भी आगे बच्चों का भविष्य तय हो और वो भी हो। जैसे मैंने कहा NHM वाले जो हैं वो जी ये NHM वाले जो हैं ये भी 2.5 दशक से जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी स्थायी नीति आ जाए। कुछ लोग तो रिटायर भी हो गए इंतज़ार करते करते, लेकिन प्रॉब्लम बस जस की तस है। तो अच्छे काम की जो है सराहना होनी चाहिए और जहाँ अच्छा काम नहीं है उसको इंगित करना हमारा काम है, उसको हम इंगित भी करेंगे जी। अब मुझे नहीं पता जी इब्राहिम भारती क्या क्या लेने आए हैं, क्या नहीं लेने आए, हो सकता है घूमने आए होंगे सर। मंत्री मुकेश कुमार जी मुझे लगता है कि अभी बजट सेशन के बाद ही बनेंगे, कांगड़ा से बनेगा। कौन बनेगा इस बात को नहीं मैं जानता, वो अलग इशू है उसमें, क्योंकि व्यक्ति विशेष को नहीं होना चाहिए, लेकिन कांगड़ा का हक है। व्यक्ति विशेष का हक जो है वो अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे होते हैं। कांगड़ा का बनता है, कांगड़ा का बनता है, कांगड़ा का बनता है। OPS प्रांजल मुंजाल जो है OPS को लेकर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आप सुन रहे होंगे। OPS जब देनी है तो देनी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमित सिंह जी टीका टिप्पणी भी उनकी, जिसने टीका टिप्पणी करनी उसने टीका टिप्पणी करनी है। जिसको मैंने कहा ना कि ग्रहण करने की क्षमता है, जिसको बात अच्छी लगेगी, समझ में आ जाएगी अच्छी है। गाय घास खा के दूध देती है और भुजंग दूध पीकर भी विष उगलता है, तो ये ग्रहण करने वाले की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। हमारा मकसद साफ है, सही काम है तो उसकी प्रशंसा करो, गलत हो रहा है तो उस पर उंगली उठाओ। जब गलत होगा तो हम उंगली भी उठाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आउटसोर्स का होना चाहिए जी। अभी तो कोई पता नहीं बरवाल जी क्या होगा, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने जो किया हो तो आपने देख लिया जी। और अशोक बकारिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पेपर लीक होते रहे, नौकरियां बिकती रही और सरकार सोती रही। मैं वही कह रहा हूं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर लीक मामले में जो है बीजेपी की शमूलियत है। ये तो अभी जब अगर कल को कहीं जो है वो साबित होता है तो अलग बात है, लेकिन अगर 3 साल से पेपर बिक रहे हैं ये तो तय हो गया है। तो सरकार क्या कर रही थी, सिस्टम क्या कर रहा था, बात वही है। वो जो कबूतर की तरह आंख मूंद लेनी और फिर मान लेना कि बिल्ली है ही नहीं, ये मानसिकता भी तो खराब है ना। नुकसान तो लोगों का हुआ। ये चीज 3 साल पहले भी पकड़ी जा सकती थी। रमेश चंद्र ठाकुर जी कह रहे हैं डिपो संचालक की उम्मीद है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल डिपो संचालक का मुद्दा बड़े लंबे समय से है। बहुत कम पैसे पे जो है वो काम कर रहे हैं और लोगों को सुविधा दे रहे हैं, उनका भी सोचा जाना चाहिए जी।
बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल ये 4-5 जो फैसले हैं, मेरा ये मानना है कि ये बहुत सही है, बहुत सही है। हाँ, एक जो मामला है 1500 रुपये प्रति महिला वाला, उसमें कुछ घालमेल मुझे लग रहा है कि होना नहीं चाहिए उसमें। ये जो बार बार स्टेटमेंट्स आ रही है कि जी हम पहले बीपीएल वालों को देंगे, फिर हम जो है अब करेंगे। अब एक नई स्टेटमेंट आ गई मंत्री महोदय की कि पंचायतें ग्राम सभा में करेंगी। भैया ग्राम सभा में पहले जो बीपीएल, जो कुछ बहुत से केसेस ऐसे हैं बीपीएल के जो पात्र नहीं हैं, जो अच्छे खासे वेल ऑफ हैं, वो भी उसमें हैं, बीपीएल में। और जो वास्तव में बीपीएल हैं वो है ही नहीं सूची में, इसलिए इस चीज़ को भी देखना होगा। अदरवाइज जो है दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत होगी तो फिर हम फिर बोलेंगे। हम बोलने से थोड़ा हटेंगे, हमारा काम यही है। पुलिस कुक्स का प्रमोशन नहीं हुआ, आपका मुद्दा उठाएंगे जी, आप मुझे एसएमएस कीजिएगा पूरा करके जी, है ना। कहाँ स्लो है जनाब गवर्नमेंट, कहाँ स्लो है? अभी 2 घंटे 73 दिन हुए हैं, 73 दिन हुए हैं। समय तो लगता है चीज़ों को समझने में, समय तो लगता है। और फिर जब बैट्समैन सेट हो जाता है तो एवरेज पूरी हो जाती है। बैट्समैन अच्छा होना चाहिए जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राशन मनी 210 रुपये पर मंथ बढ़नी चाहिए जी। 210 रुपये में किसको राशन मिलता है पूरे महीने का? बहुत बहुत शुक्रिया।